जब 1 घंटा हो जाएगा तो आगे बता देना। क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो गया था। व्यवधान में भी उपसर्ग ही है, बी और अवधान, जिसके कारण से मुझे इसको थोड़ा रोकना पड़ा। अब हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं उसी बिंदु पर पुनः आता हूं। हमारा यह जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परिवार है, इसी परिवार के बहुत ही महनीय विख्यात प्रोफेसर हरिवंश राय बच्चन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वह अपने नाम से अधिक अपने बेटे के नाम के कारण जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन के कारण, अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में। आपको आश्चर्य होगा कि वह यहाँ पर अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर थे और हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में उनकी तमाम रचनाएं हैं, जिसमें मधुशाला भी है। और उन्होंने आज का जो कवि सम्मेलन हो रहा है, अब जिन जिन कवियों को आप देख रहे हैं, तो इस कवि सम्मेलन की परंपरा का श्री गणेश हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ही किया गया था। उनकी एक बहुत अच्छी पंक्ति है, आप लोग इसको आत्मसात कर लें, या आपके सपनों को साकार करने की दिशा में साक्षात्कार बोर्ड में निश्चित रूप से काम में आएगी। मुझे अपना साक्षात्कार याद आ गया जब हमसे पूछा गया था कि सपने में और यथार्थ में क्या अंतर होता है। तो यह पंक्ति आप नोट कर लें, या आपको निबंध में, हिंदी की व्याख्या में और आप अपने संपूर्ण जीवन में हमेशा काम आने वाली है। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, किंतु स्वप्न पर मुग्ध ना हो, किंतु स्वप्न पर मुग्ध ना हो, सत्य का अनुसंधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बाट माने रास्ते की, और आप सब बटोही हैं। किस बाट के बटोही हैं? प्रतियोगिता रूपी जो बाट है, प्रतियोगिता रूपी जो रास्ता है, हम उस रास्ते की ओर चल निकले हैं। लेकिन हमें केवल इस पर मुग्ध नहीं होना है कि बस हमारे पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया और आप उसी में खो गए, शेख चिल्ली के सपने देखने लगे और उस सपनों में वो जो आपका मुख्य ध्येय है वह पीछे छूट गया। स्वप्न पर मुग्ध ना हो, स्वप्न पर मुग्ध नहीं होना है, सत्य का अनुसंधान करना है। सत्य का अनुसंधान का अभिप्राय यह है कि आप अपनी क्षमताओं का आकलन कर लें, आप अपने लक्ष्य का आकलन कर लें, और लक्ष्य का आकलन करने के साथ साथ उस लक्ष्य को छोटे छोटे खंडों में बांट लें और उस खंड के अनुसार तय कर लें कि हमें किस खंड पर कितना समय देना है, किस खंड पर कितनी मेहनत करनी है। जैसे कि अभी आपका सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र, यहाँ पर सामान्य हिंदी पर व्याख्यान चल रहा है, तो आप ये तय करें कि हमें सामान्य हिंदी में इतना समय देना है, सामान्य अध्ययन में इतना समय देना है, जो आपका वैकल्पिक विषय है उस पर आपको समय देना है, और यह पूरी तरह से फोकस्ड होना चाहिए। मार्क्सवाद का, समाजवाद का एक बहुत अच्छा सूत्र है, यू हैव टू मस्ट फॉलो अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। व्हाट आर द नीड्स? आपकी नीड्स क्या हैं? पढ़ाई के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, प्रथम प्रश्न पत्र में, द्वितीय प्रश्न पत्र में, तृतीय प्रश्न पत्र में, चतुर्थ प्रश्न पत्र में, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, फिर वैकल्पिक जो आपका विषय है, जो सामान्य हिंदी है, सामान्य अध्ययन है, और इसकी जो पहली सीढ़ी होती है प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है, उसमें देखना है कि कौन सा आपका प्रश्न पत्र अधिक मजबूत है। इतिहास, भूगोल, इसमें आपके परिवार में सब लोग अध्यापन करने आते हैं, राज व्यवस्था है, साइंस है, टेक है, तो इन सारे चीज़ों को आपको देखना है और बाकायदा प्रश्नों का विश्लेषण करना है और मूल्यांकन करना है। सत्य का अनुसंधान कर ले, मतलब सत्य का आपको अनुसंधान करना है, खोजना है कि सत्य क्या है, आपके तैयारी की वास्तविकता क्या है, और किस प्रकार से हम उस ओर आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इसे आगे ले जाएंगे ताकि हमारा सपना साकार हो सके। इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की थाती जो हमारी है, जो प्रोफेसर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा कही गई है, उसको प्रस्तावना के रूप में रखते हुए, मार्गदर्शन के रूप में रखते हुए, अब हम जो हमारा आज का मुख्य विषय है विवेचना का, उस पर आते हैं। वह है उपसर्ग। आज हमको उपसर्ग पर चर्चा करनी है। उपसर्ग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि यह प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाता है, CSET के प्रश्न पत्र में। आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी जो इसको देना चाहते हैं, RO और ARO, उसमें निश्चित रूप से हिंदी भाषा का प्रश्न रहता है, उसमें पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। और इस रूप में यह जो छोटा सा शब्द है यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कितना महत्वपूर्ण है कि यह आपकी पूरी की पूरी जो अंक तालिका है उसको बदलने में सक्षम है। अगर सही है, उपसर्ग की कृपा हो गई तो परीक्षक की भी कृपा होगी, प्रत्यय की कृपा हो गई तो परीक्षक की भी कृपा होगी, और आपको अपेक्षित नंबर मिलेंगे। जैसा कि इसका नाम है, इसका नाम देखिए बहुत अच्छा है, उपसर्ग। उप का अभिप्राय क्या होता है? समीप, और सर्ग का अभिप्राय होता है सृष्टि करना, रचना करना, निर्माण करना। कैसे निर्माण होता है? जब कोई समीप होगा तो उपसर्ग समीप होगा तो एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सामीप्य से नए शब्द का निर्माण होना, निकटता से नए शब्द का निर्माण होना। स्पष्ट हो गया? अब अगर हमको उपसर्ग को परिभाषित करना हो, कभी कभी मुख्य परीक्षा में आ जाता है कि उपसर्ग को परिभाषित करते हुए कुछ उदाहरण, 10 उदाहरण दीजिए, या लिखा रहता है कि जो शब्द दिए हैं उनमें से उपसर्ग और मूल शब्द छांटिए। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग अगर आपको परिभाषित करना हो तो परिभाषित करते हुए लिखेंगे कि उपसर्ग वह शब्दांश, अव्यय या वाक्यांश हैं जो कि किसी शब्द के पूर्व लगकर उसमें अर्थ परिवर्तन करते हैं, नई विशेषता लाते हैं। मतलब उपसर्ग वह शब्द खंड हैं, शब्द पूरे शब्द खंड हैं या शब्द हैं जो किसी शब्द के पूर्व, ध्यान दीजिएगा, शब्द के पूर्व लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आगे आप प्रत्यय भी पढ़ेंगे तो उसमें और उपसर्ग में यही अंतर है, प्रत्यय उपसर्ग में, कि प्रत्यय बाद में लगते हैं, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता उपसर्ग की हुई कि यह शब्द खंड है, यह शब्द हैं। ठीक, अब यह शब्द हैं या शब्द खंड हैं तो कहाँ लगेंगे, कहाँ बैठेंगे? जैसे आप यात्रा करते हैं तो आपकी सीट तय कर दी जाती है कि आपको यहाँ पर बैठना है, यहाँ ये आपका स्थान है। ठीक इसी प्रकार से उपसर्गों की सीट भी रिजर्व कर दी गई है, बता दिया गया है कि दिस सीट हैज बीन अलॉटेड फॉर यू, या आपके लिए सीट तय कर दी गई है। शब्द दिया हुआ है तो प्रश्न उठता है कि शब्द के पहले लगेंगे या शब्द के बाद में लगेंगे। तो यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यह जो है शब्द के पहले लगेंगे, उपसर्ग शब्द के पहले लगेंगे। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, जैसे देश है, देश शब्द है, अब इसके पहले क्या लग गया? उप। ठीक, तो अब इसका अर्थ क्या हो गया? उपदेश। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। देश कहां स्थान का बोधक था, इसके पहले उप, यही उप, उपसर्ग, ये क्या है? उप। शब्द खंड है या शब्द है, किसके पहले लगा? शब्द के पहले लगा, बाद में नहीं लगा। देश उप नहीं है बल्कि उप पहले लग गया, क्या हो गया? उपदेश हो गया। फिर यहां पर भी ये था, निर्देश शब्द है तो कैसे सोचिए, निर और देश, इस तरह से बना हुआ है। निर यहां पर पहले लग गया, क्या शब्द हो गया? निर्देश। फिर और आइए प्रदेश। ठीक है, आप ऐसे सोचिए कि प्रदेश का अभिप्राय क्या हो? प्रकृष्ट देश। यहां पर जो प्रकृष्ट देश है उसको प्रदेश कहते हैं। विदेश। ठीक है, एक ही शब्द था और इसके उपसर्ग लग करके इसमें कितने कितने प्रकार के नए परिवर्तन आ गए, नए विधान आ गए, नई विशेषताएं आ गई। ठीक, अब इस तरह से आपको 2-3 चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, पहली क्या? उपसर्ग पूर्व में लगते हैं। उपसर्ग क्या है? शब्द खंड हैं। मान लीजिए कि आप यात्री हैं, ठीक है, ये क्या है? शब्द या शब्द खंड हैं।
ठीक, अब यह कहाँ बैठेंगे, इनकी सीट क्या है, तो इनकी सीट किसी शब्द के पूर्व है। शब्द जैसे अभी हमने यहाँ पर उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि विख्यात है, तो ख्यात शब्द है और इसके पहले क्या लग गया, वी। ठीक, अब क्या हो गया, यहां पर ये पहले लगा, तो पहली विशेषता हुई, परिभाषा का पहला अंक क्या हुआ, उपसर्ग शब्द या शब्द खंड है। दूसरा क्या है, समीप, पास में ही बैठेंगे, दूर नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देश यहां लिख दें, ठीक है, और वी यहां लिख दें, और इसके पूर्व यहां पर लिख दें भारत, ठीक है, या अमेरिका, और फिर आप कहें कि यहां पर उपसर्ग लग गया है, तो ऐसा नहीं संभव है। एकदम ठीक पास में होना चाहिए, मतलब कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का यहां कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे उपसर्ग को बिल्कुल पास में होना चाहिए। तो पहली विशेषता उपसर्ग की क्या है कि उपसर्ग शब्द खंड है। यह शब्द खंड कहाँ रहेंगे, बिल्कुल पास में रहेंगे, और पास में दो तरह से हो सकते हैं, या तो आगे या तो पीछे। तो ये कहाँ लगते हैं, पूर्व में लगते हैं, पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। जैसे यहां पर ख्यात है तो ख्यात के पहले लग गया, ठीक है। और फिर तीसरी विशेषता क्या हुई कि उनसे मिल करके यह नए शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। कभी कभी वह शब्द छोटे से बड़ा हो जाता है, बड़े से छोटा हो जाता है। देखिए, जैसे अब इसी शब्द को लेते हैं, राष्ट्रपति महोदय थे, ठीक है, प्रथम नागरिक, भारत के संप्रभु, जो संप्रभु राष्ट्र है अपना, उसके प्रथम नागरिक, उसके संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। और इतना बड़ा पद था, उपसर्ग पहुंचा, उसने उसको छोटा कर दिया, क्या हो गया, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से सीधे हम कहां पर आ गए, उपराष्ट्रपति। ऐसे हिंदी का भी और मजेदार उदाहरण देखिए, जैसे 60 है, ठीक, 60 शब्द है, इसके पहले उन लग गया। ये पीसीएस मुख्य परीक्षा में आया था 2018 या 19 में, 59। अब यह क्या हो गया, इसका जो रूप था 60 था, अब ये क्या हो गया, 59, 59 हो गया, एक कम हो गया। क्या किया इसने, उसके जो स्वरूप हैं, जो शब्द था, उसको कम कर दिया, छोटा कर दिया। और ऐसा नहीं कि छोटा ही कर देता है, बड़ा भी करता है। जैसे सपोज करें कि जैसे यहां पर हार शब्द है, ठीक है, आपने यहां पर प्र लगा दिया, प्र उपसर्ग लगा दिया, तो इसका जो भाव है क्या हो गया, प्रहार, ठीक, उपहार। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं, वह उपसर्ग जो है वह शब्द के पूर्व लग करके उन शब्द के अर्थ में नवीनता लाता है, विशिष्टता लाता है, और इस रूप में यह शब्द सामर्थ्य का बहुत बड़ा साधन है। अगर पूछा जाए कि वस्तुतः भाषा में जो सर्वाधिक शब्द सामर्थ्य आता है, भाषा जो समृद्ध होती है, उसके दो हाथ पैर कौन हैं, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा कि वह हाथ और पैर उपसर्ग और प्रत्यय ही हैं। हालांकि और भी ढेर सारे साधन हैं, जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, इस प्रकार से नए नए शब्दों का उसमें निर्माण होता है। लेकिन जो सर्वाधिक शब्द सामर्थ्य की वृद्धि करते हैं, वह सर्वाधिक जो वृद्धि होती है वह उपसर्ग के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो जैसा इनका नाम है, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा ही होती है, तो जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम भी है। सर्ग का मतलब ही होता है सृष्टि करना, रचना करना। तो उपसर्ग भाषा में नए नए शब्दों की सृष्टि करते हैं, नए नए शब्दों की रचना करते हैं। इस प्रकार से यह कहा जाए, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में
जो सृष्टि करता है उसको क्या करते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति में त्रिदेव की अवधारणा है, आप जानते हैं, आपके प्राचीन इतिहास का प्रश्न भी हो सकता है। त्रिदेव की अवधारणा में कौन कौन शामिल हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? सृष्टिकर्ता कहा जाता है, रचना करने वाला कहा जाता है, विधाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह रचना करते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय भी वस्तुतः भाषा के ब्रह्मा हैं। यह भाषा में सृष्टि कर देते हैं, भाषा में रचना कर देते हैं। जो ऋग वैदिक ऋषियों ने या वैदिक ऋषियों ने उपनिषदों में जो ब्रह्म की अवधारणा है कि यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासु तद ब्रह्म। जहाँ से यह सारी सृष्टि निकलती है, सारे प्राणी निकलते हैं, वह क्या है? ब्रह्म है। इसको यहाँ पर अगर आप फिट करें, यहाँ पर प्रयुक्त करें, तो जहाँ से सारे शब्दों का निर्माण होता है, जहाँ से सारे शब्द नए नए रूप धारण करते हैं। आप प्राइमरी की कविता याद करिए जो हम लोगों ने पढ़ा था कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाते हैं, उसे प्रेम से शीश नवाते हैं। तो इस कविता को यहाँ उपसर्गों के संदर्भ में बदल दीजिए, क्या कविता हो जाएगी? जिसने शब्दों को बनाया, जिसने शब्दों को महकाया, जिसने नए नए शब्द बनाया, हम उस उपसर्ग के गुण गाते हैं, उसे प्रेम से शीश नवाते हैं। ठीक है, यह उपसर्ग की महत्ता है, यह उपसर्ग का भाषा में योगदान है, यह उपसर्ग की प्रासंगिकता है। अगर उपसर्ग नहीं होंगे तो नए नए शब्द, नए नए सब रचनाएं नहीं हो सकती हैं। और न केवल रचना बल्कि शब्द में सौंदर्य भी नहीं आ पाता है। जैसे हमने कहा नमस्कार, और अगर हमने कर दिया प्रणाम, तो उसका और भाव हो गया, और वह नए रूप में आ गया, और प्रासंगिक हो गया, और बलशाली हो गया। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे आप शब्द विलोम भी पढ़ेंगे, क्या करते हैं? उपसर्ग ऐसा नहीं है कि एकदम उसमें नई विशेषता ला देते हैं। नई विशेषता लाने का अभिप्राय केवल यह नहीं है कि तारीफ ही कर देना, उसमें वृद्धि ही कर देना, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। जैसे सद्गुण है, तो सद्गुण का इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? शत उपसर्ग लगा है गुण में। और इसी का अगर उल्टा करें तो क्या इसका उल्टा बिना उपसर्ग लगाए हो सकता है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। यहां सत उपसर्ग है तो उधर क्या हो जाएगा? दुर उपसर्ग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? दुर्गुण। ठीक है, इसे सगुण और निर्गुण या विचारधाराएं हैं, धर्म के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में भी है। आप लोग जानते होंगे, कबीरदास को आपने पढ़ा है, तुलसीदास को आपने पढ़ा है, सूरदास को आपने पढ़ा है। तो सूरदास क्या हैं? सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, अर्थात भगवान को मानते हैं कि भगवान जो है गुण सहित है। और कबीरदास कहते हैं कि भगवान जो है गुण रहित है। तो मतलब कबीर और सूर को भी अपनी शब्द सामर्थ्य के लिए, अपनी साहित्य की रचना के लिए उपसर्गों की आवश्यकता है। सगुण का विलोम क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा, या निर्गुण का विलोम क्या हो जाएगा? सगुण हो जाएगा। अगर हम अपने इस उपसर्ग की विशेषता को या उपसर्ग की परिभाषा को फिर से एक सिस्टमेटिक करें, व्यवस्थित करें, तो पुनः हम इस पर आते हैं कि उपसर्ग, उप और सर्ग दो शब्दों के योग से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अभिप्राय होता है समीप और पास में, सर्ग का अभिप्राय होता है सृष्टि या रचना। इस प्रकार से उपसर्ग वह शब्दांश हैं, वह शब्द खंड हैं जो किसी शब्द के पास अर्थात पूर्व में प्रयुक्त होकर शब्द रचना में वृद्धि कर, शब्द की रचना करते हैं। और यह शब्द रचना शब्द में नवीनता लाती है, नई विशेषता लाती है, शब्द सामर्थ्य में वृद्धि करती है। अगर आप लोग उत्तर पुस्तिका और पेन लिए हैं तो इस परिभाषा को बिल्कुल लिख लीजिए कि उपसर्ग, उप और सर्ग इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप का अभिप्राय होता है या उप का तात्पर्य होता है समीप, और सर्ग का तात्पर्य होता है रचना करना, सृष्टि करना,
इस रूप में उपसर्ग वह हैं जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर नए शब्द की रचना करते हैं, शब्द में सामर्थ्य लाते हैं, शब्द में विशेषता लाते हैं, शब्द में नवीनता लाते हैं। ठीक है, यह आपका पूरा का पूरा उपसर्ग से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो गया। एक हो गई परिभाषा के पश्चात उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की एक बार पीसीएस में ही पूछा गया था, संभवतः 2008 या 9 में पीसीएस मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, कि उपसर्ग का महत्व बताइए। उपसर्ग को परिभाषित करते हुए इसका महत्व बताइए। परिभाषा मैंने आपको दे दी, परिभाषा मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसका महत्व क्या है? सोचिए, दिमाग में जोर डालिए, क्या महत्व इसका हो सकता है? अगर उपसर्ग नहीं होते तो क्या होता? कहीं पर भी दुनिया की आप कोई भी किताब देख लीजिए, कहीं पर भी यहाँ नहीं लिखा होगा कि उपसर्ग भाषा में ब्रह्म का काम करते हैं, उपसर्ग भाषा में ईश्वर का काम करते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर जगत की रचना करता है, ईश्वर जगत की सृष्टि करता है, ठीक उसी प्रकार से उपसर्ग नए नए शब्दों की सृष्टि करते हैं, नए नए शब्दों का विधान करते हैं, नए नए शब्दों का अनुसंधान करते हैं, नए नए शब्दों का संधान करते हैं। तो उपसर्ग का अगर महत्व पूछा जाता है तो महत्व नंबर 1, शब्द में विशिष्टता लाना। ठीक है, कैसे विशिष्टता आ गई? देखिए, देश शब्द था, क्या हो गया? उपदेश हो गया, निर्देश हो गया, प्रदेश हो गया, विदेश हो गया। ठीक है, अभी जब हमने कक्षा की शुरुआत की थी, हमने क्या कहा था? नंदन, अभिनंदन। अभिनंदन में क्या है? नंदन शब्द है। आगत, हमने सीधे सीधे कोई आ रहा है, आगत माने आया, लेकिन हम उसके आने को अगर महत्वपूर्ण बनाना चाह रहे हैं, उसके आने को महत्व प्रदान करना चाह रहे हैं, उसके आने को महत्व देना चाह रहे हैं, तो क्या कह देते हैं? सुआगतम। मतलब क्या बोलते हैं? स्वागतम। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग लगा है? सु उपसर्ग लगा है। सु माने सुंदर ढंग से आगतम, तो क्या हो गया? स्वागतम हो गया। इस पर मुझे बचपन में जो हमारे हिंदी साहित्य के गुरु जी थे, उन्होंने एक विनोदमय ढंग से एक चुटकुला सुनाया था, और वाकई में उपसर्ग के संदर्भ में इतना प्रासंगिक हास परिहास, इतना प्रासंगिक चुटकुला हो ही नहीं सकता। उन्होंने बताया था कि एक जो कोई विदुषी भाभी थी, जो अपने देवर जी को पढ़ा रही थी उपसर्ग, तो उन्होंने बताया कि जो जहाँ पर शु उपसर्ग लग जाता है उसका अर्थ अच्छा होता है। जैसे स्वागतम, अभी हमने स्वागतम की चर्चा की, सु अवसर, सुंदर अवसर। ठीक है, सुनैनी या सुनैना, सुंदर नयन वाली। और सु का उल्टा क्या होता है? सु का विलोम क्या होता है? कु। जहाँ कु अर्थ लग जाता है तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, बुरा हो जाता है। जैसे कुदिन, उल्टा, या कुमार्ग। ठीक है, सुमार्ग उल्टा क्या हो जाएगा? सन्मार्ग है तो कुमार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब उन्होंने अपने उस भोले भाले देवर को बताया कि सु का अर्थ होता है कि सु वह शब्द खंड है जिसके पूर्व लग जाता है तो वह अच्छे अर्थ का वाचक हो जाता है, और जिसके पूर्व कु लग जाता है तो वह बुरे अर्थ का वाचक हो जाता है, जैसे कुदृष्टि। ठीक है, तो दृष्टि है सुदृष्टि, सुंदर दृष्टि, कुदृष्टि, कुदृष्टि। तो वो जो देवर जी उनसे पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाभी जी, फिर आप हमको कुंवर जी क्यों कहती हैं? क्योंकि इसमें कु उपसर्ग लगा है तो इसका अर्थ बुरा है। आप हमको सुअर जी क्यों नहीं बोलती हैं? क्योंकि यह अच्छे अर्थ का वाचक है। ठीक है, तो यह इस हास परिहास या सामान्य क्षणिका के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वस्तुतः किस रूप में उपसर्ग नए नए अर्थों का विधान करते हैं, नए नए अर्थों का संधान करते हैं, नए नए अर्थ लाते हैं, भाषा में सामर्थ्य लाते हैं, भाषा शक्तिशाली बनती है, भाषा समृद्धि से युक्त होती है, और सरल भाषा में कहें तो जो भाषा का खजाना है वो भाषा भरती जाती है। तो इस प्रकार से उपसर्ग भाषा के क्षेत्र में कुबेर हैं। जिस प्रकार से कुबेर या लक्ष्मी धन की वर्षा करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उपसर्ग
भाषा के क्षेत्र में शब्द की वर्षा करते रहते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते रहते हैं, नए नए शब्दों का विधान करते रहते हैं। तो उपसर्ग का अगर महत्व पूछा जाता है तो सबसे पहला महत्व उपसर्ग का है कि यह शब्दों में नई विशेषता लाते हैं। जैसे आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शासक में आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, शासक की या प्रशासक की? बताइए, कमेंट में लिखिए किसकी तैयारी कर रहे हैं। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग वाकई में समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसका उत्तर कमेंट में निश्चित रूप से लिखिएगा, जिससे परीक्षण होगा और संवाद भी होगा कि आप लोग शासक की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासक की। और अगर प्रशासक शब्द आ रहा है तो प्रशासक शब्द कैसे बना, कैसे इसमें विशेषता आ गई? प्रा उपसर्ग लग गया। ठीक है, तो शासक को प्रशासक किसने बनाया? शासक को प्रशासक आयोग ने नहीं बनाया, शासक को प्रशासक भारत की राज व्यवस्था ने नहीं बनाया, शासक को प्रशासक उपसर्ग ने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग है। इससे स्पष्ट हो गया इस प्रासंगिक उदाहरण के द्वारा, जो सीधे आप लोगों पर फिट बैठता है कि वस्तुतः जो उपसर्ग हैं वह शब्द सामर्थ्य में वृद्धि करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्दों में विविधता लाते हैं, शब्दों में विशिष्टता लाते हैं, और इस रूप में शब्दों में अनुकूलता, शब्दों में प्रतिकूलता। अनुकूलता कैसे हो गई? जैसे अभी स्वागत था, आगत माने आ रहे हैं, स्वागत। या समझ लीजिए जैसे भ्रमण है, भ्रमण माने घूमता, परिभ्रमण और तेजी से घूमना है ना, पृथ्वी का भ्रमण या परिभ्रमण, इस प्रकार से आप देखते रहें। क्रम, परिक्रमा, ठीक है, परिश्रम, श्रम है, श्रम भी किसका बोधक है? मेहनत का ही तो बोधक है। हम श्रम कर रहे हैं, आप श्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले परि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया? परिश्रम। तो इस रूप में जो यहाँ शब्द में क्या हुई? शब्द के सामर्थ्य में वृद्धि हो गई, या शब्द और अनुकूल हो गया। और कभी कभी शब्द प्रतिकूल भी हो जाता है, जैसे हमने अभी सुवर और कुंवर की बात कही थी, या सुअवसर, कुअवसर। ठीक है, सुदृष्टि, कुदृष्टि। इस प्रकार से तमाम ऐसे उदाहरण हैं। सन्मार्ग, सुमार्ग, कुमार्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से सज्जन, दुर्जन। तो ये क्या हुआ? शब्दों में वैपरीत्य आ गया, शब्दों में जो विरोध उत्पन्न हुआ, इस विरोध के पीछे या जो शब्दों विलोम शब्द का जो निर्माण होता है, उस निर्माण में भी उपसर्ग का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर कहीं कोई शब्द जो विलोम उपसर्ग से शुरू होता है तो जो उसका विलोम होगा वह भी उसी से शुरू करिए, तभी आपका सही माना जाएगा। इसे विख्यात, विख्यात में क्या है? वी उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो विख्यात बन गया। अगर इसका विलोम पूछा जाए क्या होगा? लिखिए आप लोग कमेंट में, विख्यात का विलोम क्या होगा? विख्यात का विलोम कुख्यात होगा। यहां पर वी उपसर्ग लगा है, वहां पर क्या उपसर्ग लग गया? कु उपसर्ग लग गया। वी अच्छे के अर्थों में है और कु बुरे अर्थों में है। इस प्रकार से, या जैसे बहुज्ञ, तो यहां उपसर्ग क्या है? बहु है और ज्ञा शब्द है, बहुज्ञ माने बहुत जानने वाला। तो इसका उल्टा क्या होगा? अल्पज्ञ, जो अल्प ज्ञान रखने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह ध्यान रखिए कि अगर किसी विशेषण के द्वारा शब्द सामर्थ्य में वृद्धि हो रही है तो उसका अगर विपरीत पूछा जा रहा है, उसका अगर विलोम पूछा जा रहा है, तो आपको उसी विशेषण को उसी से संदर्भित उपसर्ग का भी प्रयोग करना है, तब वह सटीक उत्तर होगा। अन्यथा आपका उत्तर गलत हो सकता है, त्रुटिपूर्ण हो सकता है। ठीक है, हमारी जो उपसर्ग की व्याख्या का जो पहला भाग था, वह पहला भाग पूरा हुआ। हमने इसमें समझा कि उपसर्ग क्या है। संस्कृत में उपसर्ग की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात उपसर्ग वह हैं जिनका क्रिया के साथ योग हो जाता है और जो क्रिया के साथ जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
हमने बताया कि किस प्रकार से उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द में विशेषता लाते हैं, शब्द में नवीनता लाते हैं, शब्द में वृद्धि करते हैं, शब्द के स्वरूप को बदल देते हैं। यह उपसर्ग का महत्व है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब जो हमारी व्याख्या का दूसरा खंड है वह यह है कि अच्छा, कार्य भी मैंने बता दिया, विशिष्टता लाना, सारी चीज़ें। अब है कि हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी का पेपर। आप जानते हैं कि जो हमारी सामान्य हिंदी है यह किससे बनी हुई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, तो यह जो हिंदी है, इस हिंदी में संस्कृत के भी शब्द हैं, इस हिंदी में उर्दू के भी शब्द हैं, इस हिंदी में अरबी के भी शब्द हैं, इस हिंदी में अंग्रेजी के भी शब्द हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जो हमारी हिंदी है या जो भारत की समन्वित संस्कृति है, इसका प्रतीक है। एक मैं आपको प्रसंग आपसे साझा करना चाहता हूँ। कुमार विश्वास, इसमें जाने माने जो कवि सम्मेलन है उसके उभरते हुए या कहा जाए श्रेष्ठ कवि हैं, तो वह कहीं गए थे कवि सम्मेलन में, या जो उर्दू मुशायरा था उसमें शामिल होने गए थे। तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वह यहाँ पर इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हम इसके माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें संस्कृत के, उर्दू के, अरबी के, अंग्रेजी के, पुर्तगाली के, आप आश्चर्य करेंगे जो रिक्शा वाला शब्द है तो इसमें जो रिक्शा वाला है पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जो जिनसे जो हमारी हिंदी है वह समृद्ध हुई है। उसमें भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द हैं। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, कहाँ कहाँ की संस्कृतियाँ आ गई, मिल गई और सब एक हो गई। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान में जो हिंदी है या हिंदी भी वस्तुतः इसी प्रकार के समन्वय का प्रतीक है। तो यहाँ पर कुमार विश्वास की पंक्ति प्रासंगिक हो रही है। उन्होंने कहा था उस उर्दू मुशायरे में, बहुत अच्छी पंक्ति कही थी, और यह हमारी साझी विरासत, साझी संस्कृति का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा था कि मुझे दोहरी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबा वालों, या उर्दू जमा वालों, जुबा माने जुबान, मुझे दोहरी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबा वालों, क्यों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। माँ का बेटा हूँ मतलब संस्कृत का। संस्कृत कहाँ से निकली है, ये हिंदी कहाँ से निकली है, संस्कृत से। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, घर मौसी के आया हूँ। मतलब या हिंदी और उर्दू को देखें तो हिंदी क्या है, हिंदी वस्तुतः उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी माँ है, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, और उर्दू उसको क्या है, बहन है, घर मौसी के आया हूँ। तो इस प्रकार से जो हमारी हिंदी है, इस हिंदी में संस्कृत के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं। आप तत्सम, तद्भव ये सब पढ़े होंगे। जैसे अभी हमने भाभी का उदाहरण दिया था कि वो शिक्षक थी, अपने देवर को पढ़ा रही थी उपसर्ग और प्रत्यय। आप सोचिए कि भाभी शब्द कहाँ से आया होगा। सोच सकते हैं कि भाभी शब्द क्या है, तद्भव है या तत्सम है। खोजिएगा, बताइएगा, मिलेगा तो बताइएगा। लगता है कि नहीं, जो भाभी शब्द है, भाभी शब्द बहुत परिष्कृत है, परिशुद्ध है, और हम भाभी बोल के बहुत अपने आप को सभ्य महसूस करते हैं। सही बात तो यह है कि जो भाभी शब्द है यह बिल्कुल गैर परिष्कृत शब्द है, अशुद्ध शब्द है। इससे शुद्ध शब्द तो भौजाई है। आप देखिए कि जो भौजाई शब्द है कहाँ से निकला है। देखिए यहाँ पर है क्या, भातृजाया। जाया माने आप जानते हैं पत्नी होता है, भातृ माने भाई की। जो भाई की पत्नी हो उसको हम क्या बोलते थे, भातृजाया बोलते हैं। ठीक है, भातृजाया का जो तद्भव रूप आया वह क्या आया, भौजाई। ठीक है, भव, भाद्र का क्या हो गया, भव हो गया, और जाया का क्या हो गया, जाई। ठीक है, इस प्रकार से शब्द बना भौजाई। भौजाई शब्द तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। जैसे कुंभकार से कुम्हार हो गया, स्वर्णकार से सुनार हो गया।
उसी प्रकार से भातृजाया से भौजाई हो गया, तद्भव। लेकिन भाभी कहाँ से हुआ? कहीं से नहीं हुआ। यह बिल्कुल अराजकतावादी दृष्टिकोण का परिचायक है कि यहाँ पर किसी तरह से खींच तान करके लाके भाभी को पटक दिए, भाभी कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो हम यह बताना चाह रहे थे कि वस्तुतः किस प्रकार से शब्द निकलते हैं, कैसे शब्द बदलते हैं, कैसे शब्द आते हैं। तो अब जो हमारे उपसर्ग हैं, यह उपसर्ग किन किन भाषाओं के हमारी हिंदी भाषा में या जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो उपसर्ग हैं वो मुख्य रूप से 3 भाषाओं के पूछे जाते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के। संस्कृत के आप जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है, इसकी जो माँ है, अभी हमने कुमार विश्वास की कविता आपको सुनाई थी, इसकी जो माँ है वह क्या है? संस्कृत है। संस्कृत को ऐसे भी सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा, सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत भाषा है। आप देखें कि जिस प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल इसी से मिलते जुलते हैं, जैसे सप्ताह, ठीक है, सप्ताह क्या है? संस्कृत शब्द है, और सप्ताह से फिर क्या बन गया? हफ्ता। हफ्ता क्या है? उर्दू शब्द है। यहाँ पे सा का क्या हुआ है? हा हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे सिंधु से हिंदू, हिंदुस्तान, तो यह जो निर्गमन हुआ है इन सभी भाषाओं की अगर देखा जाए, जो गंगोत्री है वह क्या है? वह संस्कृत ही है। आप देखिए कि अभी हमने भात्र की बात की थी, भातृ। आगे इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा? अंग्रेजी में BHATRA, इसी को अंग्रेजी में क्या हो गया? ब्रदर। देखिए लगभग मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता? ब्रदर, ठीक है। तो इस तरह से ये समझिए कि हमारी जो संस्कृत भाषा है विश्व की अनेक भाषाओं की गंगोत्री है। मैक्स मूलर कौन कौन आए और संस्कृत किसी विशेषता को देखते हुए इसके हो गए और इसी का अध्ययन करने लगे, ठीक है। और जर्मनी में जाकर के उन्होंने संस्कृत की प्राच्य विद्यापीठ खोली और इस रूप में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो बहुत अधिक विस्तार में न जाकर के संस्कृत की महत्ता को न बता करके हम यह बताना चाहते हैं कि जो हमारी इस महत्ता को, संस्कृत भाषा की महत्ता को, जो लोक सेवा आयोग का मंडल है, मार्ग समीक्षक मंडल है या जो कोर ग्रुप है, उसने भी समझा है और संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनको उन्होंने परीक्षा में रखा है और उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संस्कृत के 19 उपसर्ग हैं, वो उपसर्ग पूरे के पूरे आपके परीक्षा में, जैसे अति, अति का उपसर्ग सोचिए, जैसे उदाहरण देखिए क्या हो सकता है? अत्यधिक पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग को प्रत्यय से अलग करिए। अत्यधिक, तो क्या है? अधिक में अति उपसर्ग लगाया, या अत्युत्तम, है ना, अति उत्तम। अभी चीन जो है भारत की सीमा पर क्या कर रहा था? लिखिए उत्तर। चीन भारत की सीमा में, कहेंगे अंग्रेजी उसमें सामान्य भाषा, घुसपैठ कर रहा था। और अगर संस्कृत हिंदी में लिखेंगे तो क्या कर रहा था? अतिक्रमण, ठीक है। तो अति उपसर्ग ही लगा है, अधि, ठीक है। अध्यतिका, अप से क्या हो जाए? जैसे अपमार्ग, अपमार्ग बुरा मार्ग, अपशरण नीचे जाना, ठीक है। अवगमन, इसका भी मतलब नीचे जाना होता है। जैसे आ है, आ किसका बोधक है? संपूर्णता का। आपाद मस्तक, ठीक है। आपाद मस्तक का अभिप्राय क्या हुआ? पैर से लेके मस्तक तक पूरा, जहां पर आ उपसर्ग लग जाता है वह संपूर्णता का बोधक हो जाता है। अभी हम आते ही आपको अभिनंदन किए हैं, अभी, ठीक है, अभी उपसर्ग है। फिर उत, उत्कट, उत्कृष्ट, उप, इससे बात ही हो रही उपसर्ग, उप माने समीप में। अभी हमने कैसे उपसर्ग में कितनी सामर्थ्य, राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति तुरंत बना दिया, यही उप बनाया था, इसको पहचान लीजिए। फिर निश्चल बना है, हम निश्चल भाव से आपको पढ़ा रहे हैं। निर्गमन, अभी थोड़ी देर में जब हमारा क्लास खत्म होगा तो क्या हो जाएंगे? हम सब लोग निर्गमित हो जाएंगे, चले जाएंगे, परीक्षा में आप जाएंगे, वहाँ परीक्षा देंगे, उसके बाद वहाँ से निर्गमित।
दुशासन शब्द सुना है आपने, दुष्चरित्र सुना है। अभी सज्जन, दुर ये भी बुरे के अर्थ में होता है, दुर्जन। परा, पराभूत, ठीक है। पराजय, जय शब्द है, परा उपसर्ग लग गया। परि, परिता हमने पढ़ा है, देखिए परिता, धरती क्या है, घूमती है सूर्य के परिता, चारों ओर। परि, चारों ओर का बोधक किसी से परिधि बना है, ठीक है। प्र, उत्कृष्टता का बोधक है। प्रणाम, प्रहार, बहुत जोर से मारना, उसको क्या कहेंगे, प्रहार कहेंगे। जैसे हनुमान जी अगर करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो चोट होगी क्या होगा, प्रहार ही होगा, कभी हार नहीं हो सकता, उनका प्रा ही रहता है जब भी होगा। क्या है, प्रतिकूल। फिर बी उपसर्ग, विशेषता लाना। हमारा जो पहला आपका लेक्चर था वो किससे संबंधित था, व्याख्या, हमने बताया था। बी आख्या, विशेष प्रकार का व्याख्यान, इसी से विख्यात बना है, विशिष्ट बना है। अभी हम कई बार इसका प्रयोग करते हैं। सम, ठीक है, सम, संपत्ति। आप इसमें बौद्ध दर्शन में पढ़ेंगे, जो सम्यक मार्ग, सम्यक ज्ञान, इस प्रकार से है, तो वहाँ पर भी ऐसा लगा है संपदा, ठीक है। फिर सु, अभी हम सु की तो चर्चा की ही थी, सु अवसर, और जो उन भाभी के देवर ने मांग की थी सुवर जी, हालांकि वहाँ पर सुवर में वो सु उपसर्ग नहीं लगाई है, अलग ही है शब्द वो, ठीक है। अब ये इस प्रकार से 19 उपसर्ग संस्कृत के हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, ठीक है। यह स्पष्ट हो गया। अब माँ के बारे में हमने पढ़ लिया, तो अब बेटी के बारे में। बेटी क्या है, हिंदी, ठीक है। हिंदी के कितने उपसर्ग हैं, 10 उपसर्ग। जैसे अध, अध का क्या हो सकता है, अधपका, अधजला, ठीक है। आप मुहावरे भी पढ़ेंगे, अधजल गगरी, क्या होगा, छलकत जाए। आप लोग कमेंट में लिखा करिए थोड़ा, जिससे ये लगे कि नहीं हमारा और आपका जुड़ाव है, नहीं पता चला कि ऐसे आसमानी चीजें जा रही हैं, आकाशवाणी इधर से हो रही, उधर से कोई ग्रहण नहीं कर रहा है। तो उन, अभी हमने बात की थी 60 में 59, उनका मतलब क्या होता है, ऊन, कम कर देना, छोटा कर देना। जैसे सोचिए कि क्या है, 49 है क्या, 50, लेकिन उन उसमें एक कम हो गया, क्या हो गया, 49 हो गया, 59 हो गया, 79। सोचिए 80 है, 79, मतलब 80 में उन एक कम कर दिया गया, तो क्या हो गया, 79 हो गया। पीछे में पूछा गया था, किसी ने इसको सही नहीं किया था, अधिकांश लोगों का गलत था, तो उन उपसर्ग होता है। फिर औ, ठीक है, औकात, ठीक है, दुकाल बोलते हैं। नी उपसर्ग भी है, जैसे निकम्मा, पूछा गया है पीछे में, काम, इस निकम्मा में अगर पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है, तो नी है निकम्मा में। और मूल शब्द क्या है जिसमें जुड़ा हुआ है, वह कम्मा नहीं है। आप लोग कम्मा लिख करके चले जाते हैं, तो कम्मा में कोई नंबर मिलने वाला नहीं है, बल्कि मूल शब्द आपको देखना है। मूल शब्द क्या है, काम है, मतलब जो कोई काम नहीं करता उसको क्या कहेंगे, निकम्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जैसे उर्दू है, उर्दू के 12 उपसर्ग हैं। जैसे अलबत्ता, अल उपसर्ग लग गया, ठीक है। कम, तो कम का क्या होता है, कम, कमजोर होता है ना, कम मतलब जो कमी को बताता है। जैसे गैर, गैर जिम्मेदार हमेशा प्रयोग किया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो माने जाएंगे जिम्मेदार, और नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, ठीक है। दर, दर का अभिप्राय क्या होता है, स्थान से होता है। हम कहते हैं कि दर असल, ठीक है, दर बदर, दर किनार, इसको किनारे कर दो, हटा दो, ठीक है। अभी ना आ गया, ना यहाँ पर कैसे प्रयोग होता है, जैसे जो पीसीएस की परीक्षा का वही आपको उदाहरण दे रहे हैं, नादान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नादान में आप बताइए कि जो मूल शब्द है नादान में, वो क्या होगा। आप जाते हैं वहाँ पर दान लिख कर चले जाते हैं, दान संस्कृत शब्द है, यहाँ पे मूल शब्द दान नहीं है, बल्कि क्या है, दाना है। नादान मतलब जिसके पास कोई दाना ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, नादान। इसी प्रकार से लाचार भी है, लाचार। ये सभी प्रश्न पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछे गए। लाचार का मूल शब्द क्या होगा, आप गए लिखे ला उपसर्ग और चार, गलत है, चार नहीं है, यहाँ पर क्या है, चारा, जिसके पास कोई चारा ना हो। कहते हैं अब तुम्हारे पास तो कोई चारा नहीं है, इसलिए सरेंडर कर दो, मतलब क्या है, लाचार हो तुम, ठीक है। लाचार वही होता है जिसके पास और कोई उपाय नहीं। यहाँ पर चारा लाक्षणिक अर्थ है, मतलब आपके पास कोई उपाय नहीं बचा, तो लाचार हो गया, ठीक है। जैसे ये क्या है, बर्खास्त, बर। फिर हम,
हम सकल, हम उम्र, हम राज, ठीक है, बे हमेशा इसको सुनते रहते हैं, हर जगह इससे तो गूंज रहा है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जाएंगे प्रशासनिक सेवा में तो वहाँ पर आपसे साक्षात्कार में पूछा जा सकता है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के लिए अगर आपको इस उपसर्ग को लगाना हो तो क्या लगाएंगे बताइए, कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे? कभी कभी कमेंट में लिख दिया करिए, क्या प्रयुक्त करेंगे बताइए, लिखिए, किसी को उत्तर आ नहीं रहा है, क्या प्रयुक्त करेंगे? बेईमान, बिल्कुल सही। क्या प्रयुक्त करेंगे? बेईमान। बहुत ज्यादा किसी को मोहब्बत करते हैं तो क्या कहते हैं? बेइंतिहा मोहब्बत, ठीक है, ठीक है। जैसे अपने लक्ष्य के प्रति बेइंतिहा समर्पण, तो ये बे शब्द है, बेईमान है, ठीक है, बेइंतिहा है। इस प्रकार से हमारा जो आज का उपसर्ग का टॉपिक था वह समापन की ओर है, ठीक है। हमने जो शुरुआत की एक बार फिर से संक्षेप में बता देना चाहते हैं। शुरुआत हमने कहाँ से की? अभिनंदन से, स्वागत से। आपके अभिनंदन और स्वागत दोनों का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इनमें दोनों में क्या है? उपसर्ग लगा है, और ये बताता है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में उठते बैठते खाते पीते उपसर्ग बने रहते हैं, इनकी महत्ता है। अभी उपसर्ग है और नंदन है। अब परिभाषा क्या थी? उपसर्ग जैसा कि नाम है वैसे इसका काम भी है। उप माने समीप, सर्ग माने सृष्टि करना, रचना करना। आप आगे भी पढ़ेंगे, सर्ग का विलोम अगर से आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? प्रलय, ठीक है। सर्ग और प्रलय आप जानते हैं, सर्ग हुआ फिर प्रलय हुआ। तो इस प्रकार से पास में आकर के, और पास में का मतलब कहाँ? पास में आकर के, आगे या पीछे? तो पूर्व में जो उपसर्ग वह शब्द खंड है जो किसी शब्द के पूर्व में प्रयुक्त होकर के, ठीक पूर्व में, बल्कि पूर्व की जगह और क्या कर दीजिए, ठीक पूर्व में प्रयुक्त होकर के शब्द की सृष्टि करते हैं। सर्ग का मतलब क्या हुआ? सृष्टि करते हैं, सृष्टि लिखिएगा, शब्द की सृष्टि करते हैं। और इस रूप में वह शब्द में नई विशेषता लाते हैं, सामर्थ्य लाते हैं, समृद्धि करते हैं, ठीक है, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और इस रूप में उपसर्ग एक प्रकार से जैसे ईश्वर का योगदान सृष्टि रचना में होता है और इसीलिए वो जगतकर्ता माने जाते हैं, वैसे ही उपसर्ग भाषा में भाषा के करता हैं, शब्द के करता हैं, शब्द सामर्थ्य के विधाता हैं, ठीक है। रचना का जो मूल स्रोत है शब्द सामर्थ्य में बढ़ाने का, वह क्या है? उपसर्ग हैं। यह उपसर्ग की महत्ता हो गई। अब जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, वो जो पूछने का स्वरूप होता है उसमें दो प्रकार से रहता है। शब्द दे दिए जाते हैं, उनसे उपसर्ग को और शब्दों को, मूल शब्दों को आपको अलग करना होता है। ध्यान रखिएगा, मूल शब्द का मतलब ऊट पटांग का शब्द नहीं हो सकता। जैसे निकम्मा, कम्मा कोई शब्द नहीं है, ठीक है। सही शब्द क्या है? काम है। तो वहाँ पर नी उपसर्ग लग गया, नी और काम हो गया। जैसे लाचार है, चार शब्द कोई शब्द नहीं है, चारा शब्द है, तो लाचार में चारा उपसर्ग, चारा मूल शब्द है और ला क्या है? उपसर्ग है। इस प्रकार से बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि हम जब शब्द को अलग कर रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि वह शब्द सार्थक होना चाहिए, सुना हुआ होना चाहिए। ऐसे उल्टा पुल्टा आपको नहीं लिख देना है। संस्कृत में तो समझ में आ जाता है, जैसे परिक्रमा है, ठीक है, परिश्रम है तो श्रम ही है, लेकिन उर्दू में या हिंदी में इस प्रकार से समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग हैं, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा। और मेरी ये सलाह है कि जो समीक्षा अधिकारी के प्रश्न हैं, मुख्य परीक्षा पीसीएस के मुख्य परीक्षा के प्रश्न हैं, या लोअर सबऑर्डिनेट के प्रश्न हैं, या अन्य कहीं पर भी, अभी खंड शिक्षा अधिकारी में भी ये सब पूछे गए थे, इनकी परिभाषा पूछी गई थी और किस प्रकार से निर्माण करते हैं ये पूछा गया था। तो इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। आप समझिए कि अगर पूछा जाए कि आपका सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मार्गदर्शक कौन है, आप सोच सकते हैं कि नहीं अनअकैडमी हो सकती है, सोच सकते हैं कि नहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार हो सकता है, सोच सकते हैं जो बड़े बड़े पढ़ाने वाले हैं कोचिंग संस्थान हो सकते हैं। कोई नहीं है। आपका जो सबसे बड़ा गुरु है, जो सबसे बड़ा मार्गदर्शक है,
वह ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र हैं। सबसे पहले उनकी शरण में जाइए। उनकी शरण में जाने का अभिप्राय है कि उनको देखिए, समझिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है, चाहे वो प्री की परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो, इवन साक्षात्कार का भी ये सारे के सारे प्रश्न आउट होते हैं। साक्षात्कार में हमेशा पूछा जाता है क्यों आप प्रशासन में आए हैं, क्यों आना चाहते हैं, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी खामियाँ क्या हैं, आपको हम एसडीएम बना देते हैं, आपको हम आईएएस बना देते हैं तो आप क्या करेंगे। ये घोषित प्रश्न है। जब से संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, जब से प्रशासनिक परीक्षाएं ली जा रही हैं, तब से हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका जो वैकल्पिक विषय है उसमें भी निश्चित प्रश्न हैं। एक तरह से समझिए कि सारी के सारे प्रश्न आउट होते हैं, डिक्लेयर होते हैं पहले से ही। बस आपको ध्यान देना है और यह कोई गुरु नहीं बताएगा। जो गुरु बताएगा वह आपका अनसॉल्व्ड पेपर ही है, पुराने प्रश्न पत्र ही हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि कौन से प्रश्न आते हैं, कौन से प्रश्न नहीं आते हैं। तो इस संदर्भ में भी हमारी आपको यही सलाह है कि सबसे पहले आप, जैसे बौद्ध धर्म वाले कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हम आपको कहेंगे प्रश्न पत्रम शरणम गच्छामि। प्रश्न पत्र की शरण में जाइए और वहाँ पर देखिए कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों को आप देखिए। अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होती है, लगता है कि नहीं यहाँ पर समस्या है, तो आप हमारा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं 9415 82 75 05। आप इसमें मैसेज डाल सकते हैं। हमेशा तमाम व्यस्तताएं रहती हैं, फ़ोन नहीं उठाया सकता। मैं कोशिश करूँगा कि उन प्रश्नों का आपके उत्तर दूं और उनका समाधान प्रस्तुत करूं। ठीक है, धन्यवाद।